चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं जिस पे कहा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों कहाँ भैया? अमरकंटक की पहाड़ी आज सुबह ही लेक्चर में बताए हैं। अमरकंटक की पहाड़ी बताइए, क्या नर्मदा है, या ताप्ती है, या महानदी है, या कावेरी है? तो ये जो भैया नर्मदा है ना, नर्मदा आप जिसे आप देख रहे हैं, और एमपी के लोग तो वाकिफ़ होंगे नर्मदा से, ठीक है ना। तो यही जो नदी है ना वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आए समझ में? चलिए, अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? थोड़ा देखते हैं हम कितनी तैयारी चल रही है आपकी। चलिए, कहता है कि दूसरा प्रश्न ये कहता है कि डैश उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। आए समझ में? क्या बायोम है, ये फ्लोरा है, ये लेगून है, या रीफ है? बताइए तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उच्चारण पे मेरे बच जाइएगा, हिंदी का उच्चारण पे, ठीक है, बट इंग्लिश का उच्चारण एफिशिएंट है मेरा। चलिए आइए, जलवायवीय परिस्थितियों पाई जाती हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा बेसिकली। ये जो फीचर दिया गया है ना वो किसका दिया गया जी बताइए? तो बायोम का दिया गया। किसका दिया गया? बायोम का। तो बायोम उन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का एक संग्रह है जिनमें एक समान जलवायवीय परिस्थितियाँ पाई जाती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बेसिकली बायो में पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, ये बायोम के बारे में। कहता भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? क्या कौन करता? क्या ये आरबीआई करता है क्या? ना भैया, आरबीआई काम नोट छापता। तो ये बताइए कि नोट छापता तो भैया 1 रुपया का नोट कौन करता, कौन जारी करता? बताइए। ये तो बता देंगे, इजी क्वेश्चन, एज इजी एज यू कैन एक्सपेक्ट। इसका हो जाएगा कौन? वित्त मंत्रालय। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत 1 रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग। तो ये जो बताया गया कि भैया देखो, ये आरबीआई का अधिनियम आया था, एक्ट आया था, जिसमें बताया गया था भैया तुम देखो 1 रुपया का जो नोट है ना उसको छोड़ कर छापना। तो आरबीआई क्या करती है? 1 रुपये नोट को नहीं छापती है। आए समझ में ना? तो इसका क्या होगा आंसर? वित्त मंत्रालय। क्लियर है? चलिए, कहता है कि सील किए जाने योग्य या खुले कांच के पात्र जिसमें मृदा और पादप होते हैं और जिन्हें रख रखाव के लिए खोलकर उनके अंदर के पादपों तक पहुंचाया जा सकता है, डैश के नाम से जाने जाते हैं। बेसिकली आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया गया है और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके आपको क्या करना है? सही उत्तर लगाना है। ये किसके बारे में इतना दिया गया भाई बताइए? बेसिकली जो टेरारियम है आमतौर पर एक सील करने योग्य कांच का बर्तन होता है जिसमें मिट्टी और पौधे होते हैं तथा इसे पौधे के अंदर तक पहुंचाने के लिए रख रखाव के लिए खोला जा सकता है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो टेरियम का है, ठीक है ना। चौथा नंबर, इसका क्या नाम है? टेरियम नाम है। और किसकी गुणवत्ता बताया गया है? टेरियम की गुणवत्ता बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा। सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय राजनीतिक समूहों से सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत भेजा गया था? तो बताइए तो जी, ये जो सर रिचर्ड स्टैफोर्ड था उसको भारत कब भेजा गया था? यही क्वेश्चन है, सिंपल है। बताइए। यदि आप हमसे टाइम पूछिएगा तो बेसिकली 1942 का एरा था जब स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था, ठीक है ना। 1982 में एक बहुत बड़ी घटना होती है जिसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट का यदि आप हमसे डेट पूछिएगा तो 8 अगस्त 1942 है, लेकिन यूपीएससी 9 अगस्त भी मानता है।
अब मानिए यूपीएससी को एसएससी ना भैया, आप मानिए एसएससी को ही 8 अगस्त यूपीएससी पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ। चलिए आइए, ये समझ में आया, क्लियर है कि नहीं? चलिए, कहता है सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे? कौन? सम्राट अशोक। ये तो बच्चा बच्चा बता देगा जी। कौन, कहाँ के थे? मौर्य राजवंश के। चलिए, अशोक के दादाजी का नाम बताइए। पहले पिताजी जानते थे ना, दादाजी, पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। और दादा का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आए समझ में? कौन सी राय थी? राजवंश, तो बोलेंगे मौर्य राजवंश थी। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? ये बताइए, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किस एलिमेंट के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 5 सेकेंड आपका खत्म हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। दिस विल बी योर आंसर। यह रासायनिक तत्व का परमाणु त्रिज्या परमाणु के आकार का एक माप जो आमतौर पर नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनों के आसपास के गोले की सीमा तथा औसत या विशिष्ट दूरी करती है। चलिए, कहता है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने भारतीय संविधान को कब अपनाया, ये ना पूछा है। तो बेसिकली ये देखिए, पढ़िएगा, प्रियम्बल, प्रस्तावना पढ़ते हैं जी। प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, जानते हैं बड़ी काम आएगा। क्या है प्रस्तावना में? पहला सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व्ड टू constitute इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बोलेंगे सर आपको कैसे याद है? तो हम तो पढ़ाते हैं जी, हमको याद रहता है। आप लोग भी याद कर लीजिएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन आता है बड़ी डीप में प्रस्तावना से। तो उसका लास्ट सेंटेंस देखिएगा ना, तो लिखा हुआ है कि वी डू हियर बाय इनेक्ट एडॉप्ट, किस दिन? बोलता है 26 नवंबर 1949 टू आवर सेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1949 को अपनाया, और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया? इसको तो कितना बार बताया है, आंख बंद करके मारिएगा तभी फिर आंसर सही जाएगा। और वो क्या है? 1929 है। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा यदि इस तरह के काम गलत करे तो पढ़ाना व्यर्थ है। रिवीजन नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे आपको। हम जानते हैं थोड़ा बहुत करवाहट बोल देते हैं, लेकिन आपके भविष्य के लिए बोलते हैं ना। आप कमाइएगा तो हमको दीजिएगा, ठीक है ना? पढ़िएगा तो आप अपने लिए पढ़िएगा। चलिए आइए, शेयर वोर कर दिया कीजिए लेक्चर्स को, अच्छा लगे तो। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? इटाई जानते हैं का, ये जो कैडमियम है ना भाई, उसी के कारण होता है कैडमियम। कुछ लोग मरकरी ढूंढ रहे होंगे, पारा ढूंढ रहे होंगे ना भैया, पारा से नहीं हो, ऐसा नहीं है। इटाई पारा से नहीं होता। किससे होता है? कैडमियम से। गलती मत कीजिएगा, एक एक गलती आपको एहसास दिलाएगी आपकी। कब? जब घर पे आइएगा, चेक कीजिएगा। तो बेसिकली इटाई रोग कैडमियम से प्रेरित एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है। यह सबसे पहले 1912 में टोयामा प्रांत जापान में बेसिकली कहाँ देखा गया? तो बेसिकली इसको इटाई को जापान में देखा गया था। ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? बताइए इसका चारों ऑप्शन में। तो इसका क्या होगा जी? इसका होगा संगोरा वृत्त। और आपसे क्या पूछा है? आपसे यही ना पूछा है कि किस प्रकार के महापाषाण संरचना कब्र या स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो ये क्या है? संगोरा वृत्त। कैरियन सर्कल।
सबसे लोकप्रिय प्रकार के महापाषाण स्मारकों में से एक है, जिसमें पत्थरों के एक घेरे के भीतर पत्थर का ढेर होता है। क्लियर है? कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है? ये तो बता दीजिएगा, ये तो न्यूज़ में भी रहता है जब तक डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अच्छा, डी.वाई. चंद्रचूड़ आया है तो बताइए किस नंबर का है ये CGI? कमेंट बॉक्स में तो लगले आपका करंट अफेयर्स भी हम करवा देते हैं। हमारे बिहार में लोग जानते हैं कहावत है, चट मंगनी पट बिया, सुने हैं कि नहीं? चलिए आइए, बेसिकली क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होता है? तो ये बेसिकली किस अनुच्छेद में है? तो भैया कहता है आर्टिकल 137 में। अच्छा, कैसा क्यों करता सुप्रीम कोर्ट जी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है सुप्रीम कोर्ट? नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सत्ताधारी जो भी पार्टी होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, यदि लोकसभा और राज्यसभा में कानून कैसा पारित कर दे? आर्बिट्ररी इन नेचर। बोलेगा सर आप तो बड़ी भारी भरकम इंग्लिश बोल दिए। आर्बिट्ररी इन नेचर, पढ़िए। आर्बिट्ररी नेचर का मतलब होता है अपने मन से एकदम ऐसा कानून जो एकदम क्या करो, जनता त्राही त्राही हो, एकदम मन मर्जी से, संविधान को बिल्कुल फॉलो नहीं करके। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को क्या करेगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ऐसे कानून को हिंदी में बोले तो निरस्त कर देगा। आया समझ में? तो कौन से आर्टिकल में है जी? तो 137 में। चलिए आइए, कहता है कि ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये सब तो याद करना पड़ेगा। कौन सी है जी? बस हाइड्रोजन होगा, और क्या? हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस और तत्व है और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में है। यह अनुमान के दृश्यान ब्रह्मांड से इतना समझिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो होता है ब्रह्मांड में पाए जाने में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन। ठीक है ना? मेरी कॉम 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। वो निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? कौन नहीं जानता है मेरी कॉम को? काफ़ी संघर्षपूर्ण उन्होंने जीवन अपना जीवन जिया है। इस बात को मानते हैं कि नहीं? कहाँ से आती हैं? चलिए हम बता देते हैं, मुक्केबाजी करती है वो। अब आपको बताना है कि किस स्टेट से आती है वो। क्या खेलती है? मुक्केबाजी। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है मेरी को। अच्छा, एगो नाम आया है हमको याद, एगो ढिंग एक्सप्रेस कहता है कि खिलाड़ी को, बता सकते हैं किसको कहता है? ढिंग एक्सप्रेस। करंट में भी हमको कमांड है भैया, आपको क्या लगता है? चलिए बताइए, ढिंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? थोड़ा और हिंट दे देते हैं इनको। DSP बनाया गया, DSP बनाया गया उस राज्य का। अब इतना बताने के बाद नहीं बताइए, कुछ दिमाग अपनों लगाइए। कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाला तीव्र अपरदन, लीचिंग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा की उर्वरता कम हो जाती है? अच्छा जी, सिंपल पूछो ना भैया, इतना काहे स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो? कहता है कि लीचिंग जब होगा तो किस प्रकार की मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये ना पूछा जी, तो देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो लेटराइट मृदा होती है ना, लेटराइट मृदा की ये बताया गया है कि जब लीचिंग होगी तो लेटराइट मृदा जो होती है उसकी उर्वरता क्या हो जाती है? उर्वरता मतलब होता है क्या? फर्टिलिटी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? फर्टिलिटी। ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किस मिट्टी की मृदा की बात की जा रही है? तो बोलेंगे लेटराइट। है समझ में? अच्छा, इसका यूज़ कोई बता सकते हैं जी? यूज़ क्या होता है लेटराइट में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे। चलिए, कहता है जल जीवन अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इस अभियान का उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल करवाता है। जल की बात आई तब हमको प्यास भी लगा है। हम पानी पीते हैं तब तक आप क्या कीजिए? बताइए क्या?
कि जल जीवन अभियान कब आया, ठीक है ना। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको, ये तो बता दीजिएगा जी, मोदी जी के कार्यकाल में आया। बताइए बताइए, ये आया था बाबू 15 अगस्त 2019 को आया था, ठीक है ना। और जब मोदी जी सेकंड कार्यकाल आया था तो एक चीज़ बहुत अच्छा काम किए थे, पता क्या किए थे, जल शक्ति मंत्री बनाए थे। ये चीज़ हमको बहुत बेहद पसंद है, इस पर कभी एक लंबी चर्चा करेंगे आपको। क्या किए थे, जल शक्ति मंत्री बनाए थे। कौन थे जी जल शक्ति मंत्री, बता सकते हैं, करंट का क्वेश्चन। चलिए हम ही बता देते हैं, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत थे क्या, कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। तो चलिए हो गया ना। कब वो लॉन्च हुआ था, तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था जल जीवन मिशन। चलिए, कहता है अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था। ये नहीं बताइएगा तो क्या बताइएगा मेरे भाई। तानसेन नहीं भैया, मान सिंह नहीं भैया, बीरबल नहीं है भैया, टोडर मालूम। और एक चीज़ पता है आपको, ये जो राजस्व मंत्री है अकबर, वो कहाँ से लाया था, कहाँ से प्रभावित था। हमारे बिहार में शेरशाह सूरी थे, किन्हीं लोग को पता है शेरशाह सूरी। हाँ, इसी के राजस्व से क्या थे, कौन था, अकबर काफ़ी प्रभावित था, है समझ में। तो ये जो टोडरमल था वो राजस्व मंत्री हुआ करता था, किसका, अकबर का। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा, अच्छा वेन गंगा, पेन गंगा, ये सब बताइए तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। अच्छा, ये जो दूध गंगा है वो बेसिकली किसकी है जी, कृष्णा नदी की है, कृष्णा नदी की। अब बताइए कृष्णा नदी कौन कौन सा स्टेट से फ्लो करती है, कमेंट बॉक्स में, कहाँ से ओरिजिन करती है। दूध गंगा एक दाहिनी तट की ओर कृष्णा की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए, कहता है कि विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। विशु, विशु क्या है, प्रसिद्ध त्योहार है, तो बताना है आपको कि किस राज्य में इसको मनाते हैं लोग। विशु जो बेसिकली ये किस राज्य का त्यौहार है भैया, केरल का है। विशु केरल में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार केरल में सौर कैलेंडर के बाद 9वें महीने मेदाम के मई, सब छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है, बस जितना जान लीजिएगा कि विशु जो त्यौहार है वो किस कहाँ मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। कहता बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्तित्व निम्नलिखित में से कौन थी, ये थे। चलिए, ये बेसिकली कौन थे, भानु अथैया, इनका नाम था भानु अथैया। भानु अथैया ने 1982 की फिल्म गांधी में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। कब जीता था, 1982 में। कौन, भानु अथैया। सांची स्मारक सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सांची स्मारक, अरे भैया इसको कौन नहीं जानता यार, सांची 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 सांची, बताइए बताइए बताइए, इसको नहीं बताएगा तो मेरी उंगली भी जा रही वहीं पे। यह है कहाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल। ताल सब तलैया हैं, भोपाल ताल में देखिएगा सिर्फ क्या है, सिर्फ ताल ही ताल मिलेंगे, लेक ही लेक मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुमार विश्वास जी आए थे, उन्होंने ऐसे बोला था वहाँ काफ़ी चर्चा किए थे उसकी ताल के बारे में। चलिए आइए, सांची स्मारक क्या है, सर्वोत्तम संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। यह क्या है, कहाँ है, मध्य प्रदेश है। चलिए आप बता सकते हैं एलोरा की गुफा कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में।
याद रखिएगा, जितना पूछते हैं ना वही से क्वेश्चन आता है। ये स्टूडेंट का फीडबैक रहा है अभी तक का मेरा, इसलिए आप क्या कीजिएगा, आसानी से मत लीजिएगा इस चीज़ को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया, ये तो बता दीजिए मेरे भाई। ये हम बता देते हैं कि भारतीय संविधान जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो 12 से 35 के बीच में। और इसको किस देश से लिया गया था, तो इसको लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको कहते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया था। आए समझ में? अच्छा जी, कोई मेघना काटा क्या होता है आपको पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए तो मेघना काटा क्या होता है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? सब जानते हैं, इतना जो लिखा है इतना लिख देना मेरे भाई कि जो कोच है उसको सम्मानित करने के लिए कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है। बस इसको कौन नहीं बताएगा यार। वो एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी तो बचपन में सुन सुन के पक गए थे यार भाई, इसको कौन नहीं बताएगा। द्रोणाचार्य हमको तो दिख ही नहीं रहा था PDF पे। ये देखिए, ये क्या है? द्रोणाचार्य नीचे है PDF से, ठीक है ना। ये कौन है? द्रोणाचार्य। तो गुरु को नहीं दिया जाएगा जी द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है ना। चलिए आइए, आगे चल के हमको भी मिलेगा। चलिए, जो कपाट। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष, चलिए सुंदरी वृक्ष को डिस्कस करने से पहले रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बताते हैं आपको। रॉयल बंगाल टाइगर आया समझ में? और ये कहाँ पे पाया जाएगा? दुनिया का हाईएस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाएगा। यहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट होता है, तो बोलेंगे मैंग्रोव। क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। और मैंग्रोव एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही क्या है? लाभदायक है, लाभदायक है। इट गिव्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आइए, डैश कुल जमाओं डिपॉजिट्स का वह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंकों के पास रखना होता है। इसको थोड़ा सा जानते हैं, सोच समझ के बनाइएगा। ऐसे इकोनॉमिक्स हम BPSC वालों को पढ़ाते हैं। अभी BPSC का स्टूडेंट होता नहीं बताता, सूद देते पकड़ के। कहता है कि कुल डिपॉजिट्स का यह निश्चित प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के द्वारा रखना होता है, केंद्रीय बैंकों के पास रखना होता है ना जी। केंद्रीय बैंकों, केंद्रीय बैंक कौन? RBI। तो ये क्या है भैया? क्या SLR है, क्या रेपो रेट है, क्या रिवर्स रेपो रेट है, या CRR है? चलिए बताइए, बताइए। ये है बाबू CRR। क्या है? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एक अमाउंट तुमको RBI को देना पड़ेगा, बैंक हो ना जी। CRR के तहत क्या होगा? एक अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रेक्टिफाई कर देंगे हम, ठीक है ना। SLR भी बताइएगा, व्हाट इज SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के साथ लड़ाई करते हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीरगति प्राप्त की थी? रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, खूब मरी लड़दानी, कुछ ऐसी थे ना जी, बचपन में पढ़ते थे हम लोग। वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किस कब की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है 1858 को। और इनको मारने में ग्वालियर का जो सिंधिया था ना, उसने भी सहयोग किया था अंग्रेजों को। कमेंट में नाम से नाम मत बकिएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री पढ़िए तब पता चलेगा आपको। ग्वालियर के सिंधिया ने क्या किया था? रानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में क्या किया था? साथ दिया था अंग्रेजों का। लेकिन वो तो वीर थी ना जी, कैसे मरेगी अंग्रेजों की गोली से? ये कब की घटना है? 1858 का।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजारों में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं? क्वेश्चन आपके लिए भारी भरकम हो गया, इस क्वेश्चन को हम ही बता देते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम ही बता देते हैं। इसको कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं पूंजी बाजार, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल मार्केट। और यही कैपिटल मार्केट को क्या किया गया है, आपको डेफिनेशन देके माथा पे रख दिया गया। देखिए ये किस प्रकार के बाजार हैं, तो पूंजी बाजार में खरीदार और विक्रेता, जो मुख्य रूप से व्यक्ति और संस्थान होते हैं, वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक का व्यापार करते हैं। तो यहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो बोलेंगे कैपिटल मार्केट में किया जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के राज किले का निर्माण किया गया था? मतलब कि जब निर्माण चल रहा था, गोलकुंडा का निर्माण चल रहा था, बताइए उस समय का राजा कौन था, यही ना पूछ रहा आपसे। तो उस समय जो गोलकुंडा के किले का निर्माण जब कराया गया, तो जो राजवंश चल रही थी वो काकातिया का राजवंश चल रही थी। क्या? गोलकुंडा किले का निर्माण सबसे पहले काकातिया लोगों ने कोंडापल्ली किले की तर्ज पर पश्चिमी रक्षा के भाग के रूप में किया था। आया समझ? तो काकातीय का राजवंश चल रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान को मंजूरी दी? ठीक है, बेसिकली यह करंट का भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखते चलेंगे। तो ये जो बेसिकली 24,104 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दी है। मतलब ये जो अभियान स्कीम्स निकाली है ना, वो कितने करोड़ का है, कितना सिंपल में बता दिए, बस दैट्स इट। इतना घुमा फिरा कर पूछने का आदत है। रेक्टिफाई, देखिए घुमा फिरा का एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, कंपटीशन टफ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने सहज से, सरल से और एकदम ईजिली सॉल्व कर देते हैं। आइए, कहता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बता दीजिएगा भैया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनायमुडी है। अब दोदा बेटा किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अनायमुडी की मीटर की ऊंचाई पूछेगा हमसे, तो 2695 मीटर की ऊंचाई कहाँ पे है भैया? तो पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम है तो वेस्टर्न घाट का तो है ही है, और दक्षिण भारत का भी है। यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है अनायमुडी भैया? तो बोलेंगे केरल में स्थित है। ठीक है, इतना फैक्ट्स बता दिए एक चीज़ के बारे में। कहता है थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसको याद कर एक से निगाहों से देख लीजिएगा। बेसिकली ये मदुरई में है, नाम से नहीं पता चल रहा जी, नाम से ही थिरुमलाई नायक्कर महल निम्नलिखित में से साउथ का ही लग रहा। ऐसे साउथ तो सब नाम दिया, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, मदुरई। क्या रखिएगा ना, मदुरई। कहता है वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक, ये पता है भाई आपको ना, फाइनेंस से रिलेटेड बोल रहा, सर टैक्सेस वगैरह हो गया, पैसा लेन देन, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें जो वित्त विधेयक से रिलेटेड ना भाई मेरे भाई बंधु, वो सबसे पहले लोकसभा को सबसे ज़्यादा पावर होता है। और लोकसभा में क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसी जानिएगा। तो केवल किस में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा। देखिए तो ऑप्शन लोकसभा है ना, ये लोकसभा। क्लियर? ठीक। कहता है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? तो ये किस भाग से संबंध रखता है जी? भाग 3 से रखता है। और क्या कहीं है? देखिए तो भाग 3। भाग 3 को क्या कहते हैं? भाग 3 को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। भारत का क्या? हृदय और आत्मा कहा था। किस आर्टिकल का? चलिए हम ही बता देते हैं, बोलिएगा सर को नहीं आता है, पूछते रहते हैं खाली। कहता है इसका क्या है? आर्टिकल 32 को कौन कहा था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या
हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्टिकल 32 को कि यह क्या है, भारत का संविधान का ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? चलिए आइए, 33 हो गया। कहता है अमीर खुसरो एक शाही कवि थे, वे निम्नलिखित में से किस सूफी हजरत के शिष्य थे? ये तो बता दीजिएगा। ये बेसिकली शिष्य किसके थे? तो ये थे सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये किसके शिष्य थे? डायरेक्ट याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। भारत सरकार के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? पिछड़ा वर्ग ना जी, पिछड़ा वर्ग मतलब क्या? द्वितीय पिछड़ा वर्ग ना, ओबीसी के बोल रहा ना। हाँ वही तो पूछ रहा क्वेश्चन। ये कब किया गया था जी? 1979 में किया गया था। बताइए तो 1979 में किसकी सरकार थी? कमेंट बॉक्स में। नहीं आएगा तो हम तो है ही, हम चाहते हैं आप लोग भी दिमाग यूज़ कीजिए। चलिए, कहता है कि मत्स्य उत्पादन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई। तो मत्स्य पालन पर पर्यावरणीय नियंत्रण में सुधार करने के लिए डैश आधारित कृषि प्रणाली विकसित की गई। तो ये किस प्रकार की थी जी? इसको कहते हैं पता है, बायोफ्लॉक कल्चर, एक जिसमें क्या होता है, मछली और शंख में विषायुक्त पदार्थ को नाइट्रेट और नाइट्राइट अमोनिया जैसे प्रोटीनयुक्त भोजन में परिवर्तित किया जाता है। बेसिकली ये जो दिया गया ऊपर का इतना चीज़ें, ये बेसिकली किसके लिए है? ये है बायोफ्लैक। किसके लिए है? बायोफ्लॉक क्या? कल्चर। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को डैश कहा जाता है। ये किसकी है परिभाषा? ये किसकी है परिभाषा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका परिभाषा किसके है? लिंग अनुपात का। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि भैया कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं क्या हैं? हाँ, नहीं तो शादी ब्याह कैसे होगा, है ना? दैट इज द थिंग्स। कहता नल्ला माला की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ बताइए किस राज्य में स्थित है जी? ये बेसिकली नल्ला मल्ला की जो पहाड़ियाँ हैं ना बाबू, ये स्थित है आपको आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में। हाँ तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश। नल्ला मल्ला पर्वत पूर्व आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट का एक भाग है। ठीक है। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल वाष्प, रेत इत्यादि। तो बेसिकली यह एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। तो किसका दिया गया है ये बाबू? तो ये दिया गया है अजैविक वातावरण का। ठीक है ना? इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता। ठीक है ना? इसका क्या हो जाएगा? अजैविक कारण। कहता है भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया था? प्रथम संशोधन अधिनियम किस वक्त से लागू किया था? हाँ जाहिर सी बात है 1951 को। 51 है क्या? 1951 इसी वर्ष किया गया था। ठीक है ना? आप हमको 5 ईयर प्लान का बताइए तो डेट। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब सकता था? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? बताइए इनमें से। क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इसका क्या होगा भैया? इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता। कौन? आरबीआई। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा इसको बारे में बताइए, तो बता देते हैं। मौद्रिक नीति में कुछ सरकार के तरफ से रहते हैं और कुछ क्या रहता है? आरबीआई के तरफ से रहता है, और मिलके क्या करते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं?
मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन करते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? रामचरितमानस, इसको इनको नहीं जानेगा तो किसको जानेगा? तुलसीदास। और महाभारत का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेद व्यास, कुछ याद आ रहा है? चलिए हिंट दे दिया। मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? मेघालय का बताइए। मेघालय का क्या हम्पी है? हम्पी तो कर्नाटका में जी नहीं है। लोसार ये सब नहीं, सिक्किम में तो इसमें होगा। लद्दाख, चामचारकुट नहीं। बचा क्या? बांग्ला महोत्सव। यस, बांग्ला नहीं, बंगाला महोत्सव। ये बेसिकली लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार है, मतलब रिलेटेड टू कृषि से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? कृषि से। ठीक है। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? मालाबार विद्रोह बताइए। मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बोलेंगे 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है। कहता है गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। इसका नहीं बताइएगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। इसका हो जाएगा बाबू क्या? गुजरात। और गुजरात कहीं क्या है? ये फेमस डांस है और इसको अभी एमपी में भी होता है, पता है कि नहीं? कोई भी स्टेट, रीजनल स्टेट होता है तो उसमें क्या होता है? कल्चर का इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे बिहार में है तो झारखंड में भी क्या होती है? छठ पूजा होती है। पूरे झारखंड की नहीं बोल रहे, लेकिन जितने अटैच है भारत से, सॉरी बिहार से। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? बताइए जी। तो ओजोन मंडल। कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो दैट इज ओजोन मंडल। अब बोलिएगा ये है कहाँ ओजोन मंडल? तो ये बेसिकली है भैया स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर ठीक उसके ऊपर किसके ऊपर होता है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। नीचे जगह नहीं था इसलिए लिख दिया ट्रोपोस्फेयर। कहता है भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किस वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मनमोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? चलिए बताइए। क्या महात्मा गांधी, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? ना भैया, सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका थी। एससी बोस का क्या था? एससी बोस का इसमें अहम भूमिका था। कहता है आईबीएफ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। दिए गए विकल्पों में से आईबीएफ का सही पूर्ण रूप चयन कीजिए। मतलब पता है, आपसे पूछा है कि भैया आप ये बताओ कि आईबीएफ का जो है उसका फुल फॉर्म देख के आए हो कि नहीं आए हो? बस दैट्स इट और नथिंग एल्स। तो आईबीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन ब्रांड इक्वालिटी फाउंडेशन। क्या होता है? इंडियन ब्रांड इक्वालिटी फाउंडेशन। आईबीएफ का मतलब इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है। यह वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। क्या है? एक ट्रस्ट है। क्या है? इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? बताइए। इसको याद रख लीजिएगा। चलिए हमें बता देते हैं। ये है अरुंधति रॉय। इनका नाम क्या है? अरुंधति रॉय। ठीक है ना। चलिए, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो सपना में भी याद होगा। 1576। कब लड़ा गया था? 1576। आपस में हमको स्पेसिफिक पूछिएगा तो ये 18 जून क्या है? 1576। कौन सी युद्ध हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576। क्लियर? चलिए 50 क्वेश्चन ओवर। कैसा आपको सेशन लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।